हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज का जो टॉपिक है ये उपन्यास पर है। और उपन्यास से मैंने जो है पहला पार्ट करा चुका है, क्योंकि उपन्यास का जो प्रश्न है वो ज़्यादा है इसकी संख्या, इसीलिए मैं इसे 3 भागों में लेकर आऊँगी। तो एक पहला भाग जो है मैंने करा दिया है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण वीडियो है आपके कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि यहाँ से ये पूछे गए प्रश्न हैं, तो अक्सर पूछे गए प्रश्न रिपीट भी होते हैं और वहाँ से उनके कंटेंट भी हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ से भी कंटेंट से आपके क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये इस दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी द्वारा पीजीटी और टीजीटी भी कोई भी अदर एग्ज़ाम हो हिंदी क्षेत्र से होने वाली, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप बीपीएससी टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आप प्रश्न भी देखते हैं तो प्रैक्टिस भी हो जा रही है आपका, और साथ में हम कंटेंट भी को फॉलो करते हैं। तो दोनों काम जो है साथ साथ यहाँ पे कर रहे हैं, तो बने रहे मेरे साथ। और जो महत्वपूर्ण जो मैंने सीरीज का बताया था आपको, तो उसको मैं भी जल्द ही लाऊंगी। पहले इसे मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि दोनों साथ साथ अगर लाऊंगी तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट है। तो लास्ट के दिनों में हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही करेंगे, और अभी जो प्रश्न है और इसके साथ जो कंटेंट है ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो हम लोग 40 तक कल किए थे प्रश्न को, आज उसके आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है कि चाक उपन्यास की लेखिका कौन है। तो चाक जो है ये मैत्री पुष्पा का उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठगुलाब किसकी रचना है। तो कठगुलाब जो है ये सी ऑप्शन सही होगा, मृदुला गर्ग है। और चलिए देख लेते हैं अगला, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है मृदुला गर्ग जी। कठगुलाब जो है एक उपन्यास है जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग हैं। रचना है 1996 ईस्वी। इनके अन्य उपन्यास है उसके हिस्से की धूप है, ठीक है। उसके हिस्से की धूप 1975 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। वंशज 1976 है। चितकोबरा 1979 है। अनित्य 1980 है। मैं 1984 है। मिलजुल-मन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2009 का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलजुल-मन देखिए पूछ लिया गया है, उपन्यास की लेखिका कौन है, तो ये मृदुला गर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है, तो ये मनु भंडारी जी हैं। और इसका जो रचना काल है ये 1979 का है, और यह एक राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। इसका परिवेश व्यक्तिक या पारिवारिक ना होकर सामाजिक है, ध्यान में रखना है। मनु भंडारी के अन्य उपन्यास है आपका भंटी, काफ़ी ये चर्चित उपन्यास है, 1971 का है। तथा 1 इंच मुस्कान जो कि उनके हस्बैंड जो थे राजेंद्र यादव के साथ उन्होंने मिलकर लिखा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है, तो यह है 1 इंच मुस्कान। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है, तो ये है 1 इंच मुस्कान, दोनों ने साथ मिलकर लिखा है इसलिए। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है, तो ये मनु भंडारी जी का है, ये 1971 ईस्वी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है, तो देखिए कितनी बार ही पूछा गया है, मनु भंडारी जी का उपन्यास है। जिंदगी नामा किसकी रचना है, तो जिंदगी नामा जो है कृष्णा सोबती का है, 1979 का ये रचना है, तो ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए इनके सोबती जी के जो हैं उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे में 1972 और जिंदगी नामा 1979 काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये दोनों, तो दोनों को ध्यान में रखना है।
इस उपन्यास में नारी जीवन की एक मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है, जबकि जिंदगी नामा में जो है पंजाब की विगत सती की जिंदगी का पूरा ब्यौरा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सोपती की कौन सी कृति सांची संस्कृति पर आधारित है? सांची संस्कृति पर, तो ये जिंदगी नामा ही है। अगला क्वेश्चन है, डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये चतुरसेन शास्त्री जी हैं। तो इनके अन्य देख लेते हैं। देखिए 1949 का है ये रचना, वैशाली की नगरवधू, और यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसके लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। इनके अन्य ऐतिहासिक उपन्यास है सोमनाथ 1954 और वयम रक्षाम जो कि 1955 ईस्वी का है। अगला क्वेश्चन है, वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? तो ये चतुरसेन शास्त्री जी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये अमृतलाल नागर है। ठीक है, और इनके सभी उपन्यास इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछे जाएंगे। तो यहाँ से तो आप कर ही लीजिएगा, ये जरूर कीजिएगा, ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं यहाँ से अमृतलाल नागर जी से। तो मानस का हंस जो है 1975 का है, एक जीवनी परक उपन्यास है जिसमें तुलसी दास को केंद्र में रखकर लिखा गया है, जिसके लेखक अमृतलाल नागर जी हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं शतरंज के मोहरे, सात घूंघट वाला मुखरा 1968, एकादामिनी मिश्राय, खंजन नयन, ये जो है ये सूरदास के जीवन पर है और इस बार भी पीजीटी में पूछा गया है, देख लीजिए। करवट जो है 1985 का है और पीढ़िया 1990 का है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। अमृतलाल नागर में सूरदास के जीवन पर केंद्र में रखकर खंजन नयन को लिखा गया है, और शतरंज के मोहरे में अवध की नवाबी व हास्योन्मुख जीवन सफलता को, तो जीवन हास्योन्मुख अवध की नवाबी का हास्योन्मुख जीवन सफलतापूर्वक यहाँ पे चित्रित किया गया है शतरंज के मोहरे में, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो जीवनी परक जो है ये खंजन नयन है, और आपका बंटी मनु भंडारी का है, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का है, और क्या है ये कली कथा बाईपास, तो ये लेखिका है, नाम अभी याद नहीं आ रहा मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा का है? तो ये है आधा गांव 1966 का है ये। ठीक है, और पुनर्नवा जो है ये पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नूतन ब्रह्मचारी जो है बालकृष्ण भट्ट जी का है, देख लेते हैं यहाँ पे। राही मासूम रजा का एक आंचलिक उपन्यासकार है। राही मासूम रजा जो है एक आंचलिक उपन्यासकार है। इनका आधा गांव जो है शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया है, पूछा जा सकता है, तो शिया मुसलमानों को ध्यान में रखना है। लिखा गया यह पहला उपन्यास है, इसीलिए इस दृष्टि से ये खास बन गया है। इसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को उभारा गया है। इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है टोपी शुक्ला 1979 का है, ओस की बूंद 1985 का है, सीन 75 ये 75 का है, हिम्मत जौनपुरी दिल एक सादा कागज, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनकी उपन्यास। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है टोपी शुक्ला के लेखक है, तो कौन है? तो राही मासूम रजा है टोपी शुक्ला। आधा गांव उपन्यास किसकी है? तो ये राही मासूम रजा की है। अगला क्वेश्चन है कि आधा गांव के लेखक कौन है? तो ये राही मासूम रजा। देख रहे हैं कितने ही बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन को, तो ऐसे ही पूछा जाएगा, तो टेंशन लेने की काम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? तो कौन है? तो राही मासूम रजा है। यहाँ रेणु जी होते तो उनको ही यहाँ पे टिक आउट होता, लेकिन वो नहीं है, तो यहाँ राही मासूम रजा है, तो ये भी एक आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये झूठा सच है, श्री लाल शुक्ल जी का है झूठा सच, और 2 भागों में है ये सॉरी यशपाल का है, 2 भागों में है 58 और 60। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं।
ये देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखा, 2 भागों में लिखा गया है। इस उपन्यास का जो प्रथम भाग है वह वतन और देश, जो कि 1958 का है, और दूसरा भाग जो है देश का भविष्य है, तो 1960 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र जो हैं तारा, पुरी, जयपुरी और कनक, ये 3 जो पात्र हैं इनके जो इर्द गिर्द पूरी उपन्यास को लिखा गया है। यशपाल के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही और मनुष्य के रूप, अमिता दिव्या, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1945 का है। तेरी मेरी उसकी बात 1974 का है। देशद्रोही 1945 का है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये यशपाल हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पे ये भी एक आंचलिक उपन्यास है, सूरज किरण की छांव। ये जो है ये राजेंद्र अवस्थी जी का उपन्यास है, और राजेंद्र अवस्थी का पहला उपन्यास है, और यह एक आंचलिक उपन्यास है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो बलचनवा है, वरुण के बेटे हैं, रतिनाथ की चाची है, परती परी कथा नहीं है क्योंकि ये रेणु जी का उपन्यास है। तो चलिए देख लेते हैं नागार्जुन जी को। नागार्जुन जो परती परी कथा जो है नागार्जुन का उपन्यास नहीं है बल्कि रेणु जी का है। शेष उपन्यास नागार्जुन का है। नागार्जुन का पहला उपन्यास है रतिनाथ की चाची 1948 में प्रकाशित हुई है। बलचनवा 1952 में, नई पौध 1953 में, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में, वरुण के बेटे 1957 में, यहाँ की 56 है दिया जाता है। दुख मोचन 1957, कुंभी पाक 1960 का है, हीरक जयंती 1961 का है, उग्र तारा 1963 का है, उग्र तारा ध्यान में रखना है। इमरतिया 1968 का है, पारो 1975 का है, गरीब दास 1979 का है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनके सभी उपन्यास को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो सांप्रदायिक समस्या पर तो ये तमस होगा, ठीक है, भीष्म साहनी जी का तमस 1972 का है। तमस जो है भीष्म साहनी का सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है, जिसमें भारत विभाजन के पूर्व हिंदू मुस्लिम दंगों का यहाँ पर जायजा किया गया है। यह 2 भागों में है। पहले भाग में शहरी दंगों की डॉक्यूमेंट्री है, तो दूसरे भाग में परिवार के माध्यम से गांव के दंगों का चित्रण किया गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं बसंती, कुंतो, भाग्य रेखा तो ये कहानी है, ठीक है, कड़ियाँ, झरोखे और मैया दास की मारी 1988 का है। तो ध्यान में रखना है, भाग्य रेखा उनका उपन्यास नहीं है बल्कि कहानी संग्रह है, यहाँ पे उपन्यास में दे दिया गया है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है पूछा जा रहा है। तो तमस भी लिखा गया है, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है, ये भी है, आधा गांव राही मासूम रजा का है, राग दरबारी नहीं है, ये श्री लाल शुक्ल जी का 1968 का है, तो ये नहीं है, बाकी बात सभी है, तो ये श्री लाल शुक्ल जी की रचना है। तो चलिए बता ही दिए हम। ये प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यासकार जो है श्री लाल शुक्ल, उनका उपन्यास है 1968 का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा गया है, और नहीं और है में आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जल्दबाजी में क्वेश्चन टिक आउट कर देते हैं और नहीं को नहीं देखते हैं, तो आगे से ध्यान रखना आपको। तो नहीं पूछा गया है, तो झूठा सच है, आधा गांव है, तमस है, कर्मभूमि नहीं होगा क्योंकि ये प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। कर्मभूमि 1932 का उपन्यास जो कि प्रेमचंद्र द्वारा है, बाकी का तो अभी हम लोगों ने जिक्र कर दिया मैंने अभी। चलिए, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो ये भगवती चरण वर्मा का चित्र लेखा है, तो इसमें पाप पुण्य का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है।
और इनके बारे में देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो भगवती चरण वर्मा को उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला उपन्यास जो है वो चित्रलेखा है, 1934 का है ये, ठीक है, 1934 का है, ध्यान में रखना है, जिसमें पाप पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत किया गया है। इनके अन्य उपन्यास जो है पतन है, 3 वर्ष है, टेढ़े मेरे रास्ते 1946 का है, आखिरी दाव है, भूले बिसरे चित्र है 1959 का है, रेखा है, सीधी सच्ची बातें हैं तथा शबही नचावत राम गुसाई 1971 का है। तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो ये भगवती चरण वर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन है कि बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो बावन दास जो है ये मैलांचल का प्रमुख पात्र है। और अन्य पात्र देखिए, बावन दास है, कालीचरण है, कमली है, डॉक्टर प्रशांत जो कि कमली से प्रेम करते हैं, और प्रति परी कथा के जो पात्र हैं वो जितेंद्र हैं और इरावती है। और इरावती जो है किसकी उपन्यास है इरावती के नाम से? तो प्रसाद जी का उपन्यास है। और इरावती यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रमुख पात्र है जो है प्रति परी कथा में शामिल है। और अन्य है होरी है, गोबर है, माता दीन है, दाता दीन है, अलगू है, मंगरू है, धनिया है, सिलिया है, जुनिया है आदि सभी ये गोदान के प्रमुख पात्र हैं। तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोबर प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये गोदान जो कि गौ समस्या पर है, महाकाव्य माना जाता है किसान जीवन का। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का मूल आधार रहा है? तो ये प्रेमाश्रय जो कि पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। देखिए प्रेमाश्रय जो है इसकी रचना देख लें हम, 1922 की है ये, ठीक है। और प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा समाज की आर्थिक विषमताओं को हटाकर राम राज्य स्थापित करना चाहते थे प्रेमचंद्र जी। इस उपन्यास के द्वारा वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना पर आधारित है। प्रेमाश्रय के किसान जमींदारों की बेगारी, ध्वंस व अत्याचार के विरुद्ध इसको खड़ा किया गया है। तो यही ताना बाना है इसमें बुना हुआ। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। प्रेमचंद्र के प्रेमाश्रय जो है उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव है। वस्तुतः यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है। प्रेमाश्रय प्रेमचंद्र के गौशय आफियत जो कि हिंदी का अनुवाद किया गया है किस नाम से? तो प्रेमाश्रय नाम से। और इसका उर्दू नाम क्या है? गौशय आफियत। तो इसे भी ध्यान रखना है। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो गांधीवाद से जो प्रभावित है वो है कर्मभूमि, रंगभूमि होगा, देख लेते हैं, रंगभूमि होगा, ठीक है, जो कि सूरदास इसमें महत्वपूर्ण पात्र हैं। तो देख लीजिए रंगभूमि के गांधीवादी नायक जो है सूरदास हैं। उसके व्यक्तित्व में अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास का साधन, शुद्धि का आग्रह, मशीनीकरण का विरोध, पूंजीवाद, संस्कृति की उपेक्षा, प्राचीन काल से चली आई सामंतवादी संस्कृति के प्रति आकर्षण आदि विचार गांधीवाद का प्रभाव सूचित करते हैं, जो कि सूरदास एक पात्र हैं। उन्हीं के द्वारा यहाँ पे प्रेमचंद्र ने गांधीवाद को उनके स्वभाव में दिखाने का पूरी प्रयास किया है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से भी। और चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे उतना नहीं है, चलिए रंग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए रंगभूमि में जो है हिंदू, मुसलमान, ईसाई, नागरिक, ग्रामीण के साथ विभिन्न वर्गों और स्थितियों की योजना एवं गांव एवं नगरों के परिवारों का वर्णन किया गया है। इसके लिखे जाने के समय गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। देखना है आपको को रिलेट करके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उपन्यास पढ़ रहे हैं तो बस पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि जो उपन्यास है वो किस ईस्वी का है और उस ईस्वी में जो ऐतिहासिक घटना रही है, घटित हो रही थी, वो कौन सी थी। तो देखिए सत्याग्रह आंदोलन उस टाइम पीरियड में चल रहा था, तो उससे भी तो प्रभावित हुए हैं प्रेमचंद्र, और इस तरह के जो उपन्यास हैं वो रच डाले हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है, सभी चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ना है तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उतना नहीं है, ये तो देख ही लिए।
चलिए इसमें जो जो अन्य जो हैं, देखिए विनय है, सोफिया है, प्रभु सेवक आदि जो है ये गांधीवादी जीवन दृष्टि का इनमें प्रभाव है और ये महत्वपूर्ण पात्र हैं रंगभूमि के। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बाकी उतना नहीं है कुछ खास इसमें, वही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। रंगभूमि में सर्वहारा और पूंजीपति के बीच सीधा संघर्ष को चित्रित किया गया है। सूरदास बनारस के पांडेपुर गांव, ध्यान रखना है, पांडेपुर गांव का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो रंगभूमि है। किसान का वर्णन है, वहीं के सूरदास किसान रहते हैं पांडेपुर गांव के। रंगभूमि में 3 पात्र हैं जो कि महत्वपूर्ण है, महेंद्र कुमार हैं, सूरदास हैं और जनसेवक हैं। और प्रेमचंद्र ने रंगभूमि में पहली बार प्रतीकों का प्रयोग किया है, तो इसे भी ध्यान रखना है साथ ही। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो ये रंगभूमि के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये रंगभूमि के पात्र हैं। इतनी बार मैं करा रही हूँ तो आपको तो यही याद हो जाना चाहिए, बाकी बात दोबारा पढ़ने का आपको काम भी नहीं है अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो। देखिए सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? कितनी बार पूछ रहा है भाई, बताओ। रंगभूमि के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस उपन्यास के चर्चित पात्र हैं? एक ही क्वेश्चन को देख रहे हैं, कितने कितने देखिए टीजीटी में पूछा गया है 2013 में, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड में पूछा गया है 2018 में, देखिए पीजीटी में 2005 में, 2017 में पूछा गया है। देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है हर एग्जामों में, तो ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए मैं प्रथम जो प्राथमिकता देती हूँ वो PYQ को ही देती हूँ, कोई MCQ नहीं पढ़ती मैं ज़्यादा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद्र ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो चौगाने हस्ती यानी कि रंगभूमि, ठीक है, ये रंगभूमि का जो है ये उर्दू नाम है। पहले उर्दू नाम में चौगाने हस्ती लिखा इन्होंने, फिर उसका नाम चेंज किया और रंगभूमि रख दिया, तो इसे भी साथ में देखना है आपको। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या है। रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, देखिए रंगभूमि को चौगाने हस्ती कहा गया, सेवा सदन को बाजारे हुस्न और प्रेमाश्रय को गौशिये आफियत, ठीक है। और जलवे इशार का रूपांतर जो है वरदान 1921 में किया गया उन्होंने। और हम खुरमाओ हम नवाब जो है ये प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह को परिष्कृत कर उन्होंने बाद में प्रतिज्ञा नाम से 1929 में प्रकाशित करा डाला, तो इस तरह ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, उर्दू उपन्यास जो है चौगाने हस्ती प्रेमचंद्र का हिंदी रूपांतर क्या है? तो ये रंगभूमि है, 1925 का है, ध्यान में रखना है इसके सन को भी। चलिए अगला है कि प्रेमचंद्र का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, तो क्या है? तो ये सामाजिक है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तो गोदान के बारे में, होरी उपन्यास का नायक है, वह किसानों का प्रतिनिधि करता है। धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों और जमींदारों के जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते शव हो गया है। दूसरी ओर सभ्य नागरिक समाज की स्थिति भी सामाजिक उत्थान के लिए आशाप्रद नहीं है, तो ध्यान रखना है। यह उनकी प्रौढ़तम कृति है। गोदान में प्रेमचंद्र का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर केंद्रीभूत होता दिखता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो अंतिम जो है ये गोदान ही है, 1936 का। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतर है, तो ये सेवा सदन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, बाकी बात देख ली हम लोग। चलिए अगला देखते हैं, गोदान उपन्यास जो है कैसा है? तो ये आदर्श उन्मुख यथार्थवादी है, बी ऑप्शन राइट होगा आपका। नहीं, यथार्थ उन्मुख आदर्शवादी है, ठीक है, तो यहाँ पे वही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रेमचंद्र के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। तो पहले क्या आएगा? तो पहले आएगा सेवा सदन जो कि 1918 का है, ठीक है। उसके बाद आएगा गबन जो कि 1931 का है। उसके बाद आएगा गोदान जो कि 1936 का है, ठीक है। तो आपका ग क और ख, तो कहाँ है ग ख और ग, तो बी नंबर आपका राइट होगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कर्म को दिया गया कितने अच्छे से। तो सेवा सदन जो है 1918 का है, वरदान 1921 का है, प्रेमाश्रय 1922 का है, रंगभूमि 1925 का है, कायाकल्प 1926 सॉरी दोस्तों, निर्मला जो है 1927 का है, प्रतिज्ञा 1929 का है, गबन 1931 का है, कर्मभूमि 32 का है और गोदान 36 का है। और ये जो मंगल सूत्र है ये अपूर्ण है, 1948 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का काल कर्म अनुसार सही विकल्प यहाँ पे चिन्हित करना है। तो प्रेमाश्रय जो है 22 का है, कर्मभूमि जो है ये 32 का है, गोदान जो है 36 का है और गबन जो है ये 31 का है। तो सबसे पहले प्रेमाश्रय होगा, तो प्रेमाश्रय कहाँ पे है? तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है प्रेमाश्रय है, उसके बाद गबन होगा, उसके बाद कर्मभूमि होगा, उसके बाद गोदान होगा। तो सी ऑप्शन इस तरह आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंगल सूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक के नाम क्या है? तो ये उपन्यास जो है प्रेमचंद्र जी के हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो शेखर एक जीवनी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख गया वैसे ही, तो ये अज्ञे जी का उपन्यास है। तो शेखर एक जीवनी एक नए मोड़ का प्रतीक है, इसमें एक नवीन मनोविश्लेषण पद्धति का प्रयोग जो है विविध शिल्प तकनीकों के द्वारा किया गया है। यह एक खास ढंग का रोमांटिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये प्रेमचंद्र जी हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। यह एक सामाजिक उपन्यास, इसमें विधवाओं और अछूतों का प्रश्न उठाया गया है। ध्यान में रखना है, प्रतिज्ञा में विधवाओं और अछूतों का प्रश्न उठाया गया है। इसी उपन्यास के साथ प्रेमचंद्र ने एक और उपन्यास जो निर्मला लिखा है, निर्मला में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह, ये पूछा जाता है अनमेल विवाह किस उपन्यास का विषय है? तो ये निर्मला में उठाया गया है, तो ध्यान रखना है। आगे है कि वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी का है वीरांगना उपन्यास। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। वीरांगना उपन्यास के लेखक जो है राम नरेश त्रिपाठी हैं। त्रिपाठी जी सिद्ध हस्त साहित्यकार थे। इनको प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता के रूप में भी पर्याप्त सफलता प्राप्त है। त्रिपाठी जी का अन्य प्रमुख कृति है मुक्तक, मारवाड़ी, मनोरंजन, आर्य संगीत शतक, कविता विनोद, क्या होम रूल लीग। देखिए होम रूल लीग जो कि ऐतिहासिक घटना है, यहाँ पे उन्होंने अपना रचना का नाम दे डाला है मानसी। मानसी एक काव्य कृति भी है, तो बताइएगा जरूर कि किसकी है। काव्य मिलन, पथिक, देखिए पथिक है, स्वप्न कहानी, तर्कस, आंखों देखी कहानियाँ उपन्यास है, वीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचनी, सुभद्रा और लक्ष्मी। देखिए दो महत्वपूर्ण यहाँ पे क्रांतिकारियों का नाम दिया है इन्होंने। नाटक जयंत, प्रेम लोक, वफाती, चाचा, अजनबी, पैसा परमेश्वर, बा और बापू, कन्या का तपोवन, व्यंग, दिमागी अयासी, सपनों के चित्र, तो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भागवंती। देखिए भाग्यवती यहाँ पे नहीं है, श्रद्धाराम फुलेरी नहीं लगाना है, यहाँ पे भागवंती है। उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भागवंती जो है ये सुदर्शन का उपन्यास है, ठीक है। तो इनका पूरा नाम जो था पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। उपन्यास तथा कहानी के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हृदय की परख, अमर अभिलाषा, हृदय की प्यास आदि इनके उपन्यास अत्यंत लोकप्रिय हैं। इन्हें शहरी मध्य वर्ग का प्रतिनिधि लेखक भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि वयम रक्षाम क्या है? तो यह एक उपन्यास है चतुर्सेन शास्त्री जी का। तो चतुर्सेन शास्त्री जी का उपन्यास है और यह रचना जो है रावण से संबंधित घटनाओं का जिक्र करती है। तो उनका पूरा पहलू इसमें दिखाया गया है। यहाँ राम को श्रेष्ठ नहीं माना गया, यहाँ पे रावण को श्रेष्ठ माना गया इस उपन्यास के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? तो अलग अलग बैतरणी, इससे काशी का संबंध नहीं है, बाकी काशी 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 सिंह का है। गली आगे मूर्ति है, शिव प्रसाद का है। झीनी झीनी बीनी चदेरिया ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। तो यहाँ पे बता ही दिया मैंने। और अलग अलग बैतरणी जो है ये एक आंचलिक उपन्यास है जिसका संबंध करेता गांव से है। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे आपको बता दिया मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट को देख लेते हैं। शिव प्रसाद सिंह की अन्य प्रमुख रचनाएं जो है वैश्यावानर जो कि काशी भाग 1, नीला चांद जो कि काशी भाग 2 दूसरी बार लिखा है, 2 से मतलब दूसरी बार लिखा है। कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शैल्यूष, मंजूषिमा, औरत, अंधकूप, एक यात्रा, सतह के नीचे, अमृता, मानसी, गंगा, किस किस को नमस्ते करूं, उत्तर योगी। तो ये इनके अन्य उपन्यास हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास जो है अनाम दास का पोथा 1976 की रचना है। ध्यान रखना है में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग किया गया है? तो ये छंदोग्य उपनिषद का सर्वाधिक यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, बाकी उतना कुछ खास नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके अन्य उपन्यास यहाँ पे, चलिए अनाम दास का पोथा नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी के अन्य उपन्यास जो है इतिहास के तथ्यों पर आधारित नहीं है, ध्यान रखना है। इनमें कल्पना के आधार पर ऐतिहासिक वातावरण की अर्थवान सृष्टि की गई है। यह अर्थवत्ता उनके ऐतिहासिक दृष्टिकोण की देन है। वे किसी कालखंड के जीवंत रूप में प्रस्तुत करने के साथ साथ उस वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं के साथ भी जोड़ते चलते हैं और इस संदर्भ में ही समग्रता उनका गंभीर जीवन दर्शन का भी प्रतिफल हो जाता है। इनके अन्य उपन्यास जो हैं बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि 1946 का है, चारू चंद्रलेख 1963 का है, पुनर्नवा 1973 का है। तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो यही है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। अगला क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी उपन्यासिक कृति है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगला वही क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? तो यह एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है यह एक उपन्यास है। तो आज कुल हम लोगों ने देखा 100 क्वेश्चन, जो कि 60 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कुल देखा, क्योंकि 40 मैं पहले ही करा चुकी हूँ और जो भी बचे हैं मैं फिर कल लेकर आ जाऊँगी। तो इस तरह जो है उपन्यास विधा से सारे हम लोगों ने कंटेंट भी देखा, साथ में प्रश्न देखा, प्रैक्टिस भी साथ कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस दृष्टिकोण से, तो ज़रूर से इसे देखें। और अगर आप मेरे नए देख रहे हैं, चैनल पर जुड़े हैं, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर दें, शेयर ही नहीं करते आप लोग, जल्दी शेयर भी कर दो भाई। तो ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।